हेलो स्टूडेंट्स। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में जिसमें मैंने आरबीआई का जो मेज़रमेंट रिलीफ मेज़रमेंट आरबीआई ने जो किया उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, देखा भी, समझने की कोशिश भी की और मुझे कई कमेंट्स उसके अंदर मिले। उन कमेंट्स में एक दो लोगों की क्वेरीज़ थी और जैसा कि मैं चाहता हूं कि एक दो लोगों की भी कोई भी क्वेरीज़ ना रहे, तो वो क्वेरी ये थी कि एनबीएफसी को थोड़ा डिटेल में बता दीजिए सर। तो एनबीएफसी क्या होती है, क्या एनबीएफसी का क्राइसिस है, क्यों आरबीआई को ज़रूरत पड़ गई कि एनबीएफसी पर विशेष ध्यान दे। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आरबीआई ने 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट करने की योजना बनाई है या प्लान बनाया है 1 लाख करोड़ का। उसमें से 50,000 करोड़ एनबीएफसी के लिए और 50,000 करोड़ सिडबी और दूसरे जो हमारी संस्थाएं होती है, नाबार्ड और सिडबी जैसी संस्थाएं, उनके लिए है, रीफाइनेंसिंग एजेंसी के लिए है। अब वहीं पर स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूज़न था कि सर ये एनबीएफसी क्या होती है, तो आज एनबीएफसी को ही डिटेल में समझते हैं। देखिए, एनबीएफसी होती क्या है। वो एक ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती है ये, जो कि विभिन्न बैंकिंग सेवाएं देती है ग्राहकों को, किंतु ये बैंक नहीं होती है, इनको बैंकों का लाइसेंस नहीं मिलता है। जैसा कि आप फर्स्ट पॉइंट में देख पा रहे हैं, दे आर सच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच ऑफर वेरियस बैंकिंग सर्विसेज बट दे डू नॉट हैव अ बैंकिंग लाइसेंस। इन्हें बैंक को जैसा लाइसेंस नहीं होता। वो कौन सी सेवा है मुख्य रूप से जो बैंक देते और एनबीएफसी नहीं, सेकंड पॉइंट में क्लियर होगा। दे आर नॉट अलाउड टू टेक ट्रेडिशनल डिमांड डिपॉजिट्स। ये डिमांड डिपॉजिट्स नहीं रख सकती, इसको मांग जमाएं कहते हैं। ये मांग जमाएं क्या होती है? फॉर एग्जांपल, हम अपना खाता बैंक में खुलवाते हैं जिसको हम जनरली बोलते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और ये वो अकाउंट होता है जिससे हम कभी भी चाहे पैसा निकाल सकते हैं। आपके पास एटीएम कार्ड होता है, आप बैंक में जाकर भी अपना पैसा निकाल सकते हो, यानी कि जब आप मांग करोगे आपको पैसा मिल जाएगा। इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। इस प्रकार के डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि मांग जमाए रखने का अधिकार सिर्फ बैंकों को है, एनबीएफसी को नहीं। अब ये एनबीएफसी वित्तीय संस्थाएं हैं लेकिन बैंक नहीं, और 1956 के कंपनी एक्ट के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसको मैंने आपको कहा कि इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है 2013 के अंदर। तो कंपनी एक्ट 1956 का जो है उसके अंदर इनका रजिस्ट्रेशन होता है। ये बैंकों के डिमांड डिपॉजिट्स रखने के अलावा और बहुत सी सेवाएं देती है, जैसे कि मतलब डिमांड डिपॉजिट्स ये नहीं रख सकते, मतलब आप इसमें अपना खाता खुलवा के पैसा जमा नहीं करा सकते, लेकिन दे डू द बिजनेसेस ऑफ लोन्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस एट्सेट्रा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये ऋणों का बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस का मतलब आपको उधार पैसा देंगे और ब्याज आपसे वसूलेंगे। शेयर्स खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं। ये सारे काम ये एनबीएफसी करते हैं। बहुत सारे एनबीएफसी वित्तीय संस्थाओं को हमने सुना होगा, जैसा मैं अक्सर बताता हूँ, बजाज फिनसर्व एक एनबीएफसी है। बजाज फिनसर्व वो है, जैसे आप किसी भी दुकान पर जाते हो, आप मोबाइल खरीदने जाते हो, गाड़ी खरीदने जाते हो, तो वहाँ आप देखते हो, आपने सुना होगा कि इसकी इंस्टॉलमेंट्स करा ली है। इंस्टॉलमेंट्स कैसे कराते हैं, ईएमआई कैसे कराते हैं। बजाज फिनसर्व यानी कि बजाज कंपनी के एनबीएफसी है बजाज, उसके एम्प्लॉय वहाँ बैठे होते हैं। आप गाड़ी खरीदते हैं, आपको वो आपके गाड़ी के किस्तों के टेन्यूर के हिसाब से पूरी किस्तें बनाकर बता देते हैं कि इतनी इतनी किस्तें बनेगी, यानी कि ये लोन दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं बाजार के अंदर। और अब आप समझ गए होंगे इनका कितना महत्व है। ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम आजकल एनबीएफसी से लोन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और बैंकों से हम बड़े लोन ज़्यादा लेते हैं, जबकि एनबीएफसी से छोटे छोटे लोन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गए हुए हैं। यानी कि ये डिमांड डिपॉजिट नहीं रख रहे हैं, इसके अलावा इकोनॉमी के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। लोन्स दे रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सरकार के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस का भी काम कर रहे हैं। हम विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंस करते हैं। आजकल मेडिकल इंश्योरेंसेज भी होती है, तो मेडिकल इंश्योरेंस करने वाली भी बहुत सारी एनबीएफसी बाजार के अंदर है। अब आप समझ गए होंगे ये एनबीएफसी है क्या, और अगर ये क्राइसिस में आ जाती है तो इस क्राइसिस को गंभीरता से लेने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर ये परेशान रहेंगे तो मार्केट के अंदर जो है क्रेडिट का संकट आ जाएगा। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। अब देखिए, एनबीएफसी जो होती है उसको रजिस्टर करना होता है आरबीआई के अंदर। मतलब प्रत्येक एनबीएफसी, जो भी एनबीएफसी ओपन कर होती है, वो आरबीआई में अपना रजिस्ट्रेशन कराती है।
लेकिन जो एनबीएफसी किसी पर्टिकुलर फील्ड की होती है, जैसे शेयर मार्केट की अगर कोई एनबीएफसी है तो उसको सेबी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट पर लिख बताया है। अगर कोई इंश्योरेंस से संबंधित एनबीएफसी है तो उसको इरडा में, इंश्योरेंस रेगुलेशन डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इरडा, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो कंपनी, ये जो हमारी संस्था है, इसके अंदर इंश्योरेंस से संबंधित एनबीएफसी अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी। शेयर मार्केट से संबंधित एनबीएफसी सेबी में रजिस्ट्रेशन कराएगी, उनको फिर आरबीआई में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो नटशेल में बात क्या है, या तो ये आरबीआई में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगी या अपने अपने स्पेसिफिक फील्ड में। ड्यूल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप आरबीआई में भी कराओ और सेबी में भी कराओ, ऐसा कोई भी कानून प्रावधान नहीं है। अब ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अब एनबीएफसी काम करना शुरू कर देती है, लोन बांटना शुरू कर देती है, विभिन्न प्रकार के ब्याजों पे लोन देना शुरू कर देती है और कस्टमर तक इनकी सीधी अप्रोच होती है। कस्टमर इनसे छोटे छोटे लोन लेकर इकोनॉमी के अंदर अपना काम चलाता है। अब दिक्कत क्या आती है, एनबीएफसी का क्राइसिस वास्तव का कौन सा क्राइसिस है जो आज भी उत्पन्न हुआ और पहले भी उत्पन्न हुआ था। ये क्या क्राइसिस है, एनबीएफसी बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, है ना, और सेल कमर्शियल पेपर्स टू म्यूचुअल फंड्स टू रेज मनी। इनके पास पैसा आता कहाँ से, ये बैंकों से उधार लेते हैं, बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, और ये उधार एक तरीका तो हो गया बैंक से लेते हैं, और दूसरा तरीका क्या होता है कि ये म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनसे भी उधार लेते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आजकल बहुत से लोग करते हैं। ये है क्या, म्यूचुअल फंड हमारा पैसा लेता है और हमारा पैसा लेने के बाद उस जगह पर पैसा लगाता है जो प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी हो। तो अगर कोई एनबीएफसी म्यूचुअल फंड्स को लगती है कि प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है तो म्यूचुअल फंड उनको पैसा दे देता है और एनबीएफसी उनको ब्याज देती है। यानी कि एनबीएफसी को पैसा प्राप्त करने के दो सोर्स हो गए मेनली, एक तो बैंक से उधार लेते हैं, दूसरा ये म्यूचुअल फंड से उधार लेते हैं और ब्याज देते हैं। म्यूचुअल फंड से उधार लेंगे तो ब्याज देंगे जो फाइनली कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने खरीद रखा है। बैंक्स को अगर ये पैसा उधार बैंक से लेंगे और फिर ब्याज देंगे, जिसका भी फ़ायदा बैंक्स को मिलेगा और फिर इनडायरेक्टली कस्टमर्स को भी मिलेगा। इसका मतलब ये तो हो गया इनका सोर्स एनबीएफसी का। एनबीएफसी जितने भी उधार लेती है वो शॉर्ट टर्म लेती है, मतलब 6-6 महीने के अंदर जो है ब्याज वगैरह का भुगतान वगैरह होता है, ये लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं होते हैं। एनबीएफसी जो उधार लेती है, ध्यान से समझिएगा, एनबीएफसी जो उधार लेती है वो शॉर्ट टर्म लेती है, किससे, बैंक से और म्यूचुअल फंड से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म उधार इनको देते ही नहीं है। अब एनबीएफसी की दिक्कत क्या है, एनबीएफसी का क्राइसिस क्या है कि अगर एनबीएफसी के पास कुछ पैसा ही ना हो, आपको एक लिक्विडिटी क्रंच की साइकिल दिख रही है, एनबीएफसी के पास में अगर कुछ पैसा ही नहीं है या बैंकों के पास में अगर कुछ पैसा ही नहीं है, अगर इस साइकिल को बहुत ध्यान से आप देखें तो वित्तीय संस्थाओं के पास अगर पैसे का अभाव है, हम ऊपर से शुरू करते हैं, नो मनी टू लैंड। अगर पैसा नहीं होगा तो ब्याज उधार नहीं दिया जाएगा, जिसके पास पैसा होगा वही तो उधार देगा। अगर वित्तीय संस्थाओं के पास में पैसा नहीं होगा तो उधार ही नहीं दे सकते। उससे क्या होगा, क्रेडिट फ्लो कम हो जाएगा। अब जब क्रेडिट फ्लो कम हो जाएगा तो पैसा लेकर बाजार के अंदर उत्पादन करने वाले लोगों का उत्पादन घटेगा। मान लीजिए मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, बैंकों से लोन लेता हूँ, एनबीएफसी से लोन लेता हूँ, लोन लेकर बिजनेस करता हूँ। अब जब एनबीएफसी और बैंकों के पास पैसा ही नहीं होगा तो मुझे उधार कहाँ से देंगे। हिट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे इकोनॉमिक समृद्धि पर, जीडीपी पर खराब असर पड़ेगा। और जब जीडीपी पर खराब असर पड़ेगा तो मैंने जो पिछला उधार ले रखा है, जब मेरा नया उत्पादन रुक गया तो जो मैंने पिछला उधार ले रखा है वो पिछला उधार मैं कहाँ से चुकाऊंगा, नहीं चुका पाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, डिफ़ॉल्टर। आपको इधर दिख रहा होगा डिफ़ॉल्ट ऑन लोन्स। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर आज उधार नहीं मिलेगा तो मैं उत्पादन नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं आज उत्पादन नहीं कर पाऊंगा तो मैंने जो पिछला उधार ले रखा है उसकी किस्तें नहीं चुका पाऊंगा, और उसकी किस्तें नहीं चुका पाऊंगा तो एनबीएफसी वापस इकोनॉमिक क्राइसिस में पहुंच जाएगी, क्योंकि जो पिछला उधार दे रखा है उसकी किस्तें नहीं आ रही है। और ये संकट वर्तमान में आया है लॉकडाउन के कारण। क्या संकट आया है, जिन्होंने बैंकों से, एनबीएफसी से पहले उधार ले रखा है वो चुका नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और जब वो चुका नहीं पा रहे हैं और इधर एनबीएफसी और बैंकों के पास में पैसों की कमी भी हो गई है। इस साइकिल को आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए। हम शुरू करते हैं इस बार डिफ़ॉल्ट ऑन लोन से। हम अगर पैसा चुका नहीं पा रहे हैं तो एनबीएफसी और बैंकों के पास किसकी कमी हो जाएगी, नो मनी टू लैंड। अगर मनी लैंड करने के लिए होगी नहीं तो उधार देना कम हो जाएगा, रिड्यूस द क्रेडिट फ्लो, और क्रेडिट फ्लो अगर कम हो जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ेगा। और यही लॉकडाउन की सिचुएशन सामने आई है
उधार उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग करता है। बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से जो उधार मिलता है उसी से इकनॉमी चलती है, और वो नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए एनबीएफसी का क्राइसिस और बड़ा गहरा है, क्योंकि एनबीएफसी को अपना काम चलाने के लिए बैंकों से भी उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है, और बैंक तो आजकल खुद क्राइसिस में है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो बैंकों से उधार लेने पर डिपेंडेंट है, अगर उसको उधार नहीं मिलेगा तो मार्केट के अंदर वो तो क्राइसिस में आ जाएगा, वो लोन ही नहीं दे पाएगा। और कस्टमर को अगर एनबीएफसी से लोन नहीं मिला तो मार्केट की उत्पादक गतिविधियों पर बहुत ही खराब असर पड़ेगा। इसीलिए एनबीएफसी को रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। 50,000 करोड़ का जो पैकेज आरबीआई ने बैंकों को अलग से दिया है कि वो एनबीएफसी को उधार दें, जिससे कि एनबीएफसी भविष्य की गतिविधियों को जारी रखे, इन फ्यूचर जो क्रेडिट फ्लो वो करना चाहती थी उसको जारी रखे, कस्टमर उनसे उधार ले और मार्केट के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि उत्पादन गतिविधियां होना जारी रहे। आगे बढ़ते हैं। इससे क्लियर हो गया कि एनबीएफसी की कितनी इंपॉर्टेंस ही है भारत की इकनॉमी पर। लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स देती है, मतलब हमें लोन देती है, और वो लॉन्ग टर्म लोन भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बाइक खरीदी है तो बाइक का लोन भी 3-3 साल तक चल जाता है, तो एनबीएफसी 3 साल, 5 साल, 6 साल तक के लिए लोन दे देती है। कैपिटल फॉर्मेशन, अगर छोटे उद्योगों को ऋण मिलता है तो इससे पूंजी का निर्माण होता है, रोजगार बढ़ता है, ठीक है। फिर आता है तीसरा, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन का मतलब अगर कहीं से प्रोडक्शन हो रहा है, कच्चे माल से तैयार माल तक खूब सारे लोग उसके अंदर जुड़े होते हैं, और सबको आर्थिक गतिविधि करने के लिए प्रारंभिक निवेश की जरूरत होती है। मान लीजिए किसी ने कोयला की खदान से कोयला निकालने का टेंडर लिया, अब उसको मशीनें भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, और इन सब के लिए पैसा चाहिए। अब इन सब के लिए अगर पैसा चाहिए तो वो किससे लोन लेगा? एनबीएफसी से। उसके बाद उसने चेन के अंदर दूसरे व्यक्ति को वो चीज़ बेचा, उसने आगे से आगे उसको पहुंचाया, जब उसको आगे से आगे पहुंचाएगा तो उसको डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ चाहिए, डिफरेंट टाइप की इक्विपमेंट्स चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पर उसको एक बार तो पैसा लगाना पड़ेगा, और वो पैसा लगाने के लिए उसको ऋण कहाँ से मिलेगा? एनबीएफसी से। तो एनबीएफसी रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन कराने में सहायक होता है, कैपिटल फॉर्मेशन में सहायक होता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट यानी कि दीर्घकालिक ऋण देने में सहायता प्रदान करता है। इससे भारत की वित्तीय मार्केट का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। और अंत में अगर मैं कहूँ तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? वित्तीय सेवाओं तक सबकी पहुँच, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सेवाएं जो होती है उस तक सबकी पहुँच हो। और बैंकों की एक खासियत है कि बैंक बहुत ठोक पीट के लोन देते हैं, हर एक व्यक्ति को बैंकों से लोन नहीं मिल जाता है ना। जबकि एनबीएफसी से लोन लेना बैंकों की तुलना में आसान होता है, और बैंकिंग रेगुलेशन के जो नॉर्म्स है जो बैंकों पर तो लागू होते हैं वो एनबीएफसी पे लागू नहीं होते, इसलिए ऋण आसानी से मिल जाता है। आप बाइक खरीदने जाएं, आपका सिविल स्कोर चेक होगा, अगर सिविल स्कोर में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो तुरंत आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। बैंकों से इतनी जल्दी लोन सैंक्शन नहीं होते हैं, तो इसलिए एनबीएफसी का बहुत रोल है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर देखें तो जरा आप देखिए कि इंडिया में समय के साथ साथ बैंकों और एनबीएफसी का मैंने एक कंपैरेटिव ग्राफ बताया है। आप देखेंगे कि बैंकों से जाने वाले ऋण कम हैं और एनबीएफसी से जाने वाले ऋण बढ़ रहे हैं। ब्लू लाइन एनबीएफसी की है और जो ऑरेंज लाइन हमें दिख रही है वो किसकी दिख रही है? बैंकों की। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है एनबीएफसी से जाने वाले लोन जो है वो बढ़ रहे हैं। अब आपको पूरा क्राइसिस समझ में आ गया होगा। एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं। ये गैर बैंकिंग क्यों हैं? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट नहीं रख सकते, लेकिन ये इकनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमें विभिन्न प्रकार के ऋण प्राप्त होते हैं। ऋणों से बाजार चलता है, ऋणों से उत्पादक गतिविधियां चलती है। अगर लोन्स नहीं मिलेंगे तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ठप पड़ जाएगी। उत्पादक गतिविधियों का मतलब प्रोडक्शन करना, ये सब ठप पड़ जाएगा। एनबीएफसी क्राइसिस में कब आ जाती है? जब एनबीएफसी को लोन मिल नहीं रहा और जो एनबीएफसी से उधार लिए हुए हैं वो उसको चुका नहीं रहे। तो आज जो लॉकडाउन की सिचुएशन है वो क्या सिचुएशन है? ना तो बैंकों को उधार लिए हुए लोग वापस चुका रहे हैं, फिलहाल रुके हुए हैं, ना एनबीएफसी को। अब समझिए कि बैंक अगर कस्टमर से उधार वापसी नहीं ले पा रहा है तो आप ये तो भूल ही जाइए कि बैंक किसी एनबीएफसी को उधार दे देगा। मान लीजिए कि मैंने किसी को उधार दे रखा था, वो मुझे वापस नहीं दे रहा, तो मैं किसी थर्ड पार्टी को उधार देने की कंडीशन में नहीं रहा। तो एनबीएफसी पर दोहरी मार पड़ी है। इनको जिससे पैसा मिल सकता था वो कौन थे? बैंक। वो दे नहीं पा रहे।
इनको दूसरा पैसा कहाँ से मिल सकता था? जो कस्टमर्स को पुराने लोन इन्होंने दे रखे थे उसकी ईएमआई से, वो देने में सक्षम नहीं है। आरबीआई ने उनको भी मॉरेटोरियम दे दिया है। तो एनबीएफसी पर दोहरी मार पड़ी है, ना बैंकों से उनको ऋण मिल रहा है, ना कस्टमर से ईएमआई मिल रही है, इसलिए ये क्राइसिस में आ गए हैं। और इनका रोल बहुत गहरा है। इनको डिफ़ॉल्टर या इनको क्राइसिस में लंबे समय तक हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए एनबीएफसी को रिवाइव करने के लिए आरबीआई ने एक स्पेशल पैकेज दिया है। क्या स्पेशल पैकेज? अगर आप नहीं समझ पा रहे तो उस वीडियो में वापस जाइए जो मैंने आपको आरबीआई अनाउंसमेंट वाला दिया था। मैंने क्या कहा था? 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी यानी कि नगद, आरबीआई मतलब नगद में परिवर्तित करने वाले एसेट्स जैसी चीज़ें आरबीआई बाजार में डालना चाह रहा है। और उसको डालने के लिए मतलब 1 लाख करोड़ आरबीआई बाजार में पहुँचाना चाह रहा है, और उसमें से 50,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ एनबीएफसी को दिए जा रहे हैं। बैंकों को इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि वो एनबीएफसी को उधार दे। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, TLTRO, उसको फिर से जाइएगा, उसको देखिएगा। जो उसको थोड़ा सा जिसको कन्फ्यूज़न है उस वीडियो को एक बार फिर देखना। TLTRO क्या है? TLTRO एनबीएफसी को रिवाइव करने के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज का एक पार्ट है। तो ये एनबीएफसी को देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये क्राइसिस एनबीएफसी में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको एनबीएफसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं नटशेल में इसको लास्ट में एक बार फिर बता देता हूँ। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं या एनबीएफसी वो संस्थाएं हैं जो बैंक नहीं है लेकिन बाजार में विभिन्न गतिविधियों के लिए ऋण देती है, शेयर मार्केट में निवेश करती है, बॉन्ड इत्यादि खरीदती है। एनबीएफसी जो है वो आरबीआई में रजिस्टर होती है। अगर आरबीआई में रजिस्टर ये नहीं है तो इन्हें सेबी में या इरडा में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जो एनबीएफसी काम कर रही है, मान लीजिए स्टॉक मार्केट में कोई एनबीएफसी काम कर रही है तो वो सेबी में रजिस्ट्रेशन करा लेती है। और अगर कोई इंश्योरेंस से संबंधित एनबीएफसी है तो इरडा में करा लेती है। एनबीएफसी के ऋण प्राप्त करने का मुख्य सोर्स होता है बैंक, और दूसरा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड वह संस्थाएं होती है जो हमसे पैसा लेती है और उस जगह पर पैसा लगाती है जिसको प्रॉफिट होने की संभावना हो। एनबीएफसी में पैसा लगाकर म्यूचुअल फंड्स को ब्याज मिलता है और वो ब्याज वो अपने कस्टमर्स वगैरह को दे देती है। तो कुल मिलाकर एनबीएफसी को ऋण कहाँ से मिलता है? एनबीएफसी को फंड कहाँ से मिलता है? म्यूचुअल फंड से ये उधार लेती है कमर्शियल पेपर गिरवी रखकर, और दूसरा ये बैंकों से भी उधार लेती है। ये सारे लोन होते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स। एनबीएफसी का क्राइसिस क्या है? लॉकडाउन का पर्टिकुलर क्राइसिस क्या है कि एनबीएफसी के पास लिक्विडिटी यानी कि धन की कमी है। धन की कमी क्यों है? इनको लोन मिल सकता था बैंकों से, बैंक तो खुद ही परेशान चल रहे हैं क्योंकि बैंकों को प्रॉपर तरीके से किस्तें नहीं मिल रही है इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो एनबीएफसी की पहली समस्या, जहाँ से उधार मिल सकता है वहाँ से नहीं मिल रहा। एनबीएफसी की दूसरी समस्या, इन्होंने जिनको लोन दे रखा है कस्टमर्स को, वो नहीं दे पा रहे क्योंकि स्थितियाँ लॉकडाउन के बाद वित्तीय कंडीशन सबकी ख़राब चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन सबकी ख़राब चल रही है। तो दो तरफा मार एनबीएफसी को पड़ रही है। आरबीआई एनबीएफसी को बचाना चाहती है, इसीलिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ का एक स्पेशल TLTRO एनबीएफसी के लिए किया है और बैंकों को कहा है कि वो एनबीएफसी को ये पैसा पहुंचाए। और हाल ही में मैं पढ़ रहा था कि जो रिपोर्ट्स आई है कि बैंक भी उत्साहित नहीं है, अभी बड़े मुश्किलात की बात है। बैंक कोशिश कर रहे हैं कि वो एनबीएफसी को पैसा ना दे, मतलब बैंक ये चाह रहे हैं कि ये TLTRO मतलब वो बैंक जो एनबीएफसी को उधार देते थे, बैंक अभी भी रिलेक्टेंट है। आरबीआई को बैंकों को गाइड करना पड़ेगा कि वो एनबीएफसी का उद्धार करे, उनका कल्याण करे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उनका वेलफेयर नहीं हुआ, अगर उनका रिवाइवल नहीं हुआ तो इकोनॉमिक गतिविधियां संकट में पड़ जाएगी। और मैं आपको बताया इस स्लाइड्स के अंदर कौन कौन सी इकोनॉमिक गतिविधियां परेशानी में आ सकती है। मैंने आपको कहा कि मार्केट के अंदर जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो एनबीएफसी करती है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट एनबीएफसी देती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एनबीएफसी करती है, और वित्तीय बाजार का विकास भी एनबीएफसी करती है। तो फ्रेंड्स, ये एनबीएफसी के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है। इसकी स्टडी कीजिएगा, देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप ये वीडियो जो है इसको देखकर इसके साथ में आने वाले नोटिफिकेशन और सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विभिन्न ऐसे वीडियो आपको बार बार मिलते जाएंगे। और लॉकडाउन के पीरियड में मैं प्रीलिम्स 2020 को टारगेट किया हुआ हूँ। पहले इकनॉमी के सेक्शन को कवर कर रहे हैं जिससे कि इकनॉमी में आपको जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती थी वो नहीं आए। आई होप कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।